गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने आप सभी को बताया था कि लास्ट वीडियो में कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने जितने भी अभी तक चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उनमें से जो फिगर्स बचे हुए हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट मैंने टॉपिक के साथ ही फिगर्स डिस्कस कर लिए थे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जो लास्ट चैप्टर था न्यूक्लिक एसिड, उसी में से है डीएनए फिगर्स। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से देखिए। जो डीएनए है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि डीएनए मॉडल किसने दिया था। तो साइंटिस्ट हैं वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, तो ये सबको याद ही होगा। तो चलिए हम इस फिगर्स के बारे में देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो क्या है, डीएनए द्विकुंडली संरचना होती है, ये तो सबको पता है। ठीक है, मैंने इसकी थ्योरी के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो इस फिगर में हम इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ फिगर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि जो डीएनए होता है यह द्विकुंडली संरचना होती है, या फिर इसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये एक जो डीएनए है, आप ध्यान से देखना, ये हेलिक्स होते हैं, इनको हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो डीएनए के दोहरे हेलिक्स का व्यास कितना होता है। तो देखिए हेलिक्स का व्यास यहाँ से फिर टर्न होता है जाके, तो यहाँ से कंप्लीट होता है जाके। ठीक है, ख़त्म होता है। तो यहाँ से हम इसको नोट करेंगे। तो डीएनए के दोहरे हेलिक्स का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 20 एंगस्ट्रॉम होता है। आप चाहे नोट कर लीजिए या फिर आप ध्यान से इससे पढ़ लीजिए, आपको खुद ही याद हो जाएंगी सब चीज़ें। तो सबसे पहले क्या है पॉइंट, डीएनए के दोहरे हेलिक्स का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। ठीक है, ये कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हो गया। अब आगे हम बात कर लेते हैं, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी 10 एंगस्ट्रॉम होती है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो ये हेलिक्स होते हैं, इनके जो हेलिक्स है दोनों साइड्स की, इनको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, तो 10 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सभी लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। जो हेलिक्स है डबल, वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी कितनी होती है, 10 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ये देखिए इसमें सेंट्रल एक्सिस दे देते हैं, इसलिए सेंट्रल एक्सिस का मतलब है दोनों साइड बराबर भागों में डिवाइड हो। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। क्या देखिए इसमें आके हम मिलते हैं ए डबल डॉट टी लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखना, दिखेगा आपको 1 2 3। सी में ट्रिपल बॉन्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो सब लोग ध्यान से देखना कि जो ए का मतलब एडेनिन, टी फॉर थायमिन, सी फॉर साइटोसिन, जी फॉर ग्वानिन। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। तो जहाँ पे डबल डॉट्स हैं तो उसको हम डबल बॉन्ड से इंडिकेट करेंगे, और जो ट्रिपल डॉट्स हैं उनको हम ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, तो यानी कि इसमें टोटल हम देख रहे हैं कि जो भी हैं ये बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, वो एडेनिन डबल बॉन्ड से थायमिन से है, और जो साइटोसिन है ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये पूरे फिगर में ऐसे ही है, सेम आप देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि
जो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम। हाँ, तो हम देखते हैं दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो देखिए इस फिगर में लिखा हुआ है, बट आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है। तो इसका मतलब ये होता है दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी। तो ये है दूरी, जो बीच का ये गैपिंग होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। आपको समझ में आया? आई होप आप सबको ये फिगर अच्छे से समझ में आया होगा। और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें थ्योरिकल में बता दिया था, और आप सबको ये फिगर्स मैंने इसलिए बताया है ताकि आप सब अगर थ्योरी नहीं याद करके जा पाते हैं, अगर आपको फिगर याद है, अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप बिना हिचकिचाहट के आप मैटर तैयार कर सकते हैं और आप थ्योरी लिख सकते हैं, ठीक है। बस मेरा मकसद यही है कि आप फिगर देख के ही थ्योरी लिख सकें। हर फिगर्स के लिए बता रही हूँ जिनमें मोस्टली फिगर्स पाए जाते हैं, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं कि कौन सा फिगर है। तो सब लोग फिर से ध्यान दीजिए। ये है छोटा ही फिगर, बट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यह ऋजवर्ती बीजांड, देखिए सबसे तो पहले ये लिखा हुआ है ऋजवर्ती। बहुत सारे बच्चों को तो ऋजवर्ती समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हिंदी लिखी हुई है। तो इसलिए सबसे पहले ये देख लेते, जो ये स्ट्रक्चर है ना, संरचना है ना, क्या है, कैसे है। तो यह बीजांड का प्रकार है, या एक बीजांड का प्रकार है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस, ठीक है। ऑर्थोट्रोपस PUS है, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें क्या है, लिखा हुआ है माइक्रोपाइल एम्ब्रियोशैक चलाजा फ्यूनिकल, ठीक है। देखिए फिगर में कुछ भी नहीं है, और आपको समझ में आ जाएगा ऐसे ही बना के। तो बस इसमें अगर आपको लिखने के लिए आ जाता है कि आप ऑर्थोट्रोपस या रिजवर्ती का फिगर बना डायग्राम बनाइए, या फिर अगर आ गया सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस अगर आ गया, ऑर्थोट्रोपस के बारे में लिखिए या टिप्पणी लिखिए। तो आप क्या करेंगे, अगर आपने फिगर कंप्लीट कर लिया है, आपको थ्योरी नहीं याद है, तो आप क्या करेंगे, फटाफट कुछ नहीं करना है, आप देखते जाइए, जो फिगर में बना है वही आपको टिप्पणी में लिख देना है। क्या लिखना है, यह बीजांड सीधा होता है। आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं हेमेट्रोपस, एनाट्रोपस, तो उनमें भी जो ये एम्ब्रियो शैक है, ये अलग अलग तरीके से होता है। जो ये बीजांड की संरचना है, ये भी अलग तरीके से होती है। तो इस आपके टॉपिक्स या आपके जो सिलेबस में है, बहुत ही लिमिटेड दिया हुआ है, तो इसलिए मैं पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ाती, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आता। बट कोई बात नहीं, आप बस इसको देखिए इतने टाइम। देखिए सबसे पहले क्या है, लिखेंगे है, यह सीधा बीजांड होता है, ठीक है। ऐसा बीज साइकस में पाया जाता है। ऐसा बीज कहाँ पाया जाता है, साइकस में पाया जाता है, ठीक है। इसमें चलाजा, एम्ब्रियोशैक, ठीक है, माइक्रोपाइल्स, तीनों एक ही सीध में उपस्थित होते हैं। यानी माइक्रोपाइल भी बिल्कुल सीधा, फिर एम्ब्रियोसैक यानी बीजांड भी उपस्थित है, चलाजा भी, फ्यूनिकल भी। ये सभी चारों, फ्यूनिकल का कोई मतलब नहीं होता है, बट अगर आप नोट करना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। फ्यूनिकल चारों एक सीध में उपस्थित होते हैं। जैसे पान, एग्जाम्पल है पान,
काली मिर्च, काली मिर्च, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये 2 फिगर्स थे जो बहुत ही इजी हैं। आई नो डीएनए थोड़ा सा टिपिकल है, बट आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप सप्ताह में कम से कम 1 या 2 बार ज़रूर से ज़रूर इसे रिवाइज करें और इसको रफ में बनाएं, प्रैक्टिस करें, तभी आपको ये फिगर्स आते हैं। अदरवाइज इसको देखने से आप बिल्कुल रट नहीं सकते, आपको ना ही याद हो सकता है। इसको जब तक 10-15 बार आप रिपीट नहीं करेंगे तब तक आप हमेशा भूलेंगे। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर आपको फिगर आ रहा है, अगर आपने फिगर कंप्लीट किया है, अगर उसके नेम से आपने राइट नहीं किए हैं तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप फिगर लर्न करते हैं या याद करते हैं या बनाते हैं तो उसके साथ आप उसके नेम्स भी ज़रूर से ज़रूर राइट करिए, ठीक है। और आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, और तब तक आप सभी प्रैक्टिस करिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, और आप सभी लाइक एंड शेयर करिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।